नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से कोई भी परेशानी नहीं होगी आने वाले एग्जामिनेशन में। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो चलाई जाएगी। तो आप फिलहाल देख रहे हैं HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका ये लेक्चर सीरीज और ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। टॉप 1000 क्वेश्चन के माध्यम से इसे चलाई जा रही है और इसका PDF 10 लेक्चर तक के अपलोड कर दिया गया है आंसर के साथ इस टेलीग्राम चैनल यानी कि प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल के, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एग्जाम 24-25 अप्रैल को है, इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 238 है कि व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो देखिए, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बना था तो फंडामेंटल राइट रखे गए थे 7, जो कि अमेरिका के संविधान से इसको बोरो किया गया था फंडामेंटल राइट को। तो USA के संविधान से बोरो किया गया था, तो 7 फंडामेंटल राइट थे जिसको हटा दिया गया। तो अब हटाया कब गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1978 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, 1978 में इसको हटा दिया गया। अब देखिए, और जानकारी आपको रखना होगा। तो देखिए, जो शुरू में आपको ध्यान रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 19 और 31 में मेंशन था, जिसमें आर्टिकल 19 में लिखा था कि गारंटी टू ऑल सिटीजन्स द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जबकि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको 300A में। तो अब ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। और अभी फंडामेंटल राइट जो है 6 है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन बाय द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द राष्ट्रपति भवन कंप्लीटेड। तो राष्ट्रपति भवन को कब कंप्लीट किया गया, तो 1929 में। तो 1929 में इसको कंप्लीट किया गया। अब देखिए, जो राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल पेज है अबाउट अस, वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन यहाँ पर आपको 2.5 किलोमीटर लंबा और 190 एकड़ में फैला इसके गार्डन एरिया है। 340 रूम्स है, 5 एकड़ में टोटल इसका एरिया फैला हुआ है। और इसको बनाया गया जो हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस के यहाँ पर डिज़ाइन से। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे राष्ट्रपति भवन के, तो सर एडविन लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर। और इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पेन स्टेकिंग एफोर्ट ऑफ द 1000 ऑफ द लेबरर इंक्लूडिंग मेशन, कारपेंटर, आर्टिस्ट, कवर्स, कटर्स। तो यहाँ पर 1929 में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पर वाइसराय जो इंडिया के रहते थे, और यहाँ पर इसको वाइसराय हाउस बोला जाता था जब इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल नहीं किया था, यानी कि 1947 के बाद इसको चेंज कर दिया गया राष्ट्रपति भवन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना। और देखिए, राष्ट्रपति भवन के बारे में जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं आर वेंकट रमन, उन्होंने कहा है कि नेचर्स एंड मैन, रॉक एंड आर्किटेक्चर हैव रेयरली कोलैबोरेटेड टू सो फाइन अ पर्पस एज इन द फैशनिंग ऑफ द मैग्निफिसेंट राष्ट्रपति भवन। तो बेहतरीन लाइन इन्होंने बोला है राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो राष्ट्रपति भवन का यहाँ पर पिक्चर भी आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि हीराकुंड डैम इज इन विच स्टेट। तो हीराकुंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हीराकुंड आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। और ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, महानदी पर है। तो महानदी पर हीराकुंड डैम है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछाएगा कि हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड इन उड़ीसा। उसके बाद देखिए, एक हाईएस्ट डैम पूछाता है। तो हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो टेहरी डैम है। टेहरी डैम कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और टेहरी डैम की जो हाइट है, यानी कि हाईएस्ट डैम है, तो 260.5 मीटर है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस। तो शशि थरूर का मैंने एक कुछ
प्रीवियस वीडियो में भी मैंने करवाया था। तो ईरा और एन ईरा ऑफ डार्कनेस किनके द्वारा लिखा गया है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक रिटन बाय शशि थरूर। क्वेश्चन है कि हु बाय द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, तो यानी कि पाल वंश के संस्थापक पूछा जा रहा है कि कौन है। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए, पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। और इसकी स्थापना इन्होंने 740 एडी में किया था। और पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। और देखिए गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म का पालन करता था। और गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गोपाल जो कि फाउंडर थे पाल वंश के, इन्होंने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन पाल वंश के सबसे महान शासक यानी कि प्रतापी राजा थे धर्मपाल। धर्मपाल सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान शासक थे पाल वंश के। और धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा, जबकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज द एमएसपी ओवर द ईयर इन न्यूज में हमेशा रहता है, अभी भी जो किसान के द्वारा जो स्ट्राइक की जा रही है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा एमएसपी के कारण ही है कि एमएसपी के बारे में सरकार कोई भी कानून यानी कि लिखित रूप में नहीं दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा फ्यूचर में। तो इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी अभी सरकार 23 क्रॉप्स पे दे रही है। तो 23 क्रॉप्स पे दे रही है, तो फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे फिक्स करती है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को। उसके बाद गवर्नमेंट जो है एमएसपी निर्धारित करती है। तो अभी 23 क्रॉप्स पे एमएसपी देती है गवर्नमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में आप जानिए। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को यहाँ पर 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। लेकिन 1985 में इसको नाम चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया। और एक स्टेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो वेलफेयर है, फार्मर वेलफेयर, उसके अंतर्गत है। यानी कि स्टैट्यूट यानी कि लॉ पास करके इसको बनाया गया था। उसका देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लिए क्योंकि ऑप्शन में ही था। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये भी लॉ पास करके बनाया गया था। तो यहाँ पर इसको 1965 में, देखिए 1965 में ही सीएसीपी को बनाया गया, 1965 में ही एफसीआई को बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर आपको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है अतीश चंद्र। अतीश चंद्र अभी एफसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर देखिए फूड ग्रेन एफसीआई जो सरकार के यहाँ फूड ग्रेन का स्टॉक रखती है। और ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसकी जो एफसीआई जिसके अंतर्गत है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना है कि एफसीआई के यहाँ पर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि सीएससीपी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। उसका देखिए नाबार्ड भी एक ऑप्शन में था, तो नाबार्ड के बारे में भी जान लीजिए। नाबार्ड का तो फुल फॉर्म ही कई एग्जाम में आते हैं। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1982 को, लगभग 38 साल पहले। और यहाँ पर देखिए इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है नाबार्ड। और इसके चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंताला, गोविंद राजुलू चिंताला, जीआर चिंताला के नाम से याद रखिए। नाबार्ड के चेयरमैन अभी हैं जीआर चिंताला। उससे देखिए क्वेश्चन है कि द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम, जो स्टेट एम्बलम पे सत्यमेव जयते अंकित है वो कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, सत्य की ही जीत होती है। तो ध्यान रखिएगा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। और ये जो स्टेट एम्बलम में जो मार्क है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखना है मुंडक उपनिषद।
अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए इसका हेड क्वार्टर है हुबली में। हुबली कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है। और यहाँ पर आपको टोटल 18 रेलवे जोन है। अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। जो लेटेस्ट यानी कि 18वां रेलवे जोन है साउथ कोस्ट रेलवे है। साउथ कोस्ट रेलवे है 18वां रेलवे जोन, जिसका हेड क्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है। और बाकी रेलवे जोन का मुख्यालय आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अब देखिए वेयर इज द सुल्तान अजलान शाह कप हेल्ड एवरी ईयर। तो हर साल सुल्तान अजलान शाह कप होता है। तो एक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों एक कप हमेशा मलेशिया में ही होता है। और ये हॉकी का टूर्नामेंट खेला जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का टूर्नामेंट है, हर साल मलेशिया में ही खेला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जो कर्णम मल्लेश्वरी गेट द पद्मश्री। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो भी फेमस पर्सनालिटी होती है कि उनके पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण, भारत रत्न कब मिला। तो कर्णम मल्लेश्वरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनको 1999 में यानी कि 1999 में इनको पद्मश्री मिला है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, पद्मश्री 1999 में इनको मिला था। तो इसको ध्यान रखना। आप देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लीजिए। तो इन्होंने देखिए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट ओलंपिक। तो कौन सा ओलंपिक था? तो 2000 का सिडनी ओलंपिक था। और 69 केजी वजन में ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनका जन्म 1975 में हुआ था। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए क्वेश्चन है कि द कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन विच टू रिवर। तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीवीआई आपको सिर्फ हॉल के एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन विच टू रिवर्स, यानी कि कुमाऊं हिमालय जो है। तो देखिए रिवर के आधार पे भी कुछ हिमालय का क्लासिफिकेशन किया गया है कि इनके बीच इस हिमालय है, इन दो नदी के बीच में इस हिमालय है। तो आपको आज पूरी बताऊंगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस टाइप्स। तो कुमाऊं हिमालय जो लाई करती है यानी कि सतलज और काली के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा डी, सतलज और काली के बीच की जो भाग है उसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। अब देखिए आपको मैप और से जानिए। तो देखिए पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय इंदस और सतलज के बीच है। जो इंदस नदी यानी कि सिंधु नदी है और सतलज नदी है, उसके जो बीच की जो भाग है उसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसका देखिए कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली के बीच। तो सतलज और काली के बीच में आपको कुमाऊं हिमालय है। उसका देखिए नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता के बीच में। तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और नेपाल और जो दिहांग, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग से बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में आपको असम हिमालय है। तो इस तरह से आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। तो ये चार आपको जो हिमालय के क्लासिफिकेशंस है आपको एकदम याद होना चाहिए। कहीं भी कभी भी आपको ये पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड पंचशील ट्रीटी विथ विच कंट्री। तो पंचशील ट्रीटी साइन किया गया इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी, चाइना के साथ इंडिया पंचशील समझौता किया है। अब पंचशील समझौता के बारे में जान लीजिए। तो देखिए पंचशील का मतलब होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस नोन एज पंचशील ट्रीटी, यानी कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो कि यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस इन अदर इंटरनल अफेयर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। तो यहाँ से देखिए संस्कृत शब्द से लिया गया। पंच मतलब 5, सील मतलब वर्च्यूज और सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स टू गवर्न रिलेशन बिटवीन द स्टेट। तो 5 प्रिंसिपल थे। देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो क्या आपको लगता है कि चाइना इन 5 जो प्रिंसिपल्स थे उस पर खरा उतर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि इनके द्वारा आए दिन ये 5 प्रिंसिपल का उल्लंघन करते आ रहा है। अभी लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी सिक्किम में। इनके द्वारा लगातार जो है
यहाँ पर एग्रेशन दिखाए जाते हैं, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 1954 में पंचशील समझौता हुआ उसका चाइना लगातार उल्लंघन करते आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पंचशील समझौता 1954 में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखिए क्वेश्चन है कि कर्म योद्धा ग्रंथ हैज बीन रिटन ऑन द लाइफ ऑफ। तो देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ को रिलीज किया है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और ये आपको भारत के अभी प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी, यानी कि कर्म योद्धा ग्रंथ हैज बीन रिटन ऑन द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी। देखिए क्वेश्चन है कि वेयर बाय द पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी फाउंडेड इन 2008। तो ये आप पर्सनालिटी आप पहचान रहे होंगे, ये हैं बैडमिंटन के महान प्लेयर पुलेला गोपीचंद। इन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता था। और ये आपको अभी ध्यान रखना है कि नेशनल कोच हैं यानी कि राष्ट्रीय कोच हैं बैडमिंटन के, और इन्होंने 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी स्थापित किया था हैदराबाद में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए, हैदराबाद। और इस एकेडमी से भारत के महान बैडमिंटन प्लेयर निकले हैं, जिसमें कि आपका नाम इस सामने है। इस जो साइना नेहवाल जो कि रैंक्ड नंबर 1 रही है विमेंस कैटेगरी में, और ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट हैं पीवी सिंधु, तो यहाँ पर ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उसके बाद देखिए किदाम्बी श्रीकांत, परुपल्ली कश्यप, प्रणय कुमार, समीर वर्मा, बी साई प्रणीत, एन सिक्की रेड्डी, सात्विक साज रानकी रेड्डी, प्रणव जेरी चोपड़ा, गड़के ऋतविका शिवानी, ऋतुपर्णा दास, रामचंद्र श्लोक, गुरु साई दत्त। तो इस तरह से देखिए इतने प्लेयर जो कि निकले हैं सभी बैडमिंटन के महान प्लेयर में से एक हैं, तो इस एकेडमी से ही निकले हैं। तो इनमें बड़ा योगदान रहा है पुलेला गोपीचंद का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए भरोसा रखिए, आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को जरूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।